आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश बंसल हैं, अविनाश गोरखसाकर हैं और सुमीत बगड़िया हैं। कल के सेशन में काफ़ी सारे ऐसे मिड कैप स्टॉक्स थे जो कि लाइमलाइट हॉक कर रहे थे और कुछ शेयर्स जहां पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमने देखी थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी थी, उसमें एक नाल्को था जो कल 9.5% बढ़कर बंद हुआ। ओबेरॉय रियलिटी 4.5% की मजबूती दिखी। एक टोरेंट पावर और ओबेरॉय रियलिटी पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए नाल्को पर राय ले लेते हैं। आपकी क्या राय है राकेश नाल्को पर? पिछले 2-3 दिनों में इसने एक अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन कल का मूव तो काफी वाइब्रेंट था। नेक्स्ट टारगेट्स क्या दिख रहे हैं? दीपाली, कल का मूव ना सिर्फ एक वाइब्रेंट था, एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट लगता है मुझे। हेड ऑफ क्रेडिट पॉलिसी 68 रुपीज़ के लक्ष्य मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में विजिबल है स्टॉक के अंदर। ठीक है, ये कोल इंडिया पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि इसके शायद आउटपुट के कुछ टारगेट मिस हो जाएंगे। अविनाश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पे, कोल इंडिया पे? इनफैक्ट डिम्पी, हमको लग रहा है कि इन द नियर टर्म थोड़ा सा दबाव स्टॉक में रह सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लंबा नज़रिया ले तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली कोल इंडिया एक पावर प्ले है और हमको लग रहा है कि जब भी मैक्रोस इम्प्रूव होंगे होपफुली मार्च अप्रैल के बाद, उसके बाद डेफिनेटली होपफुली हमको लग रहा है कि कोल की प्रोडक्शन बढ़ेगी। आई थिंक जब तक कोल की प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है इस शेयर में डेफिनेटली थोड़ा सा दबाव दिखाई देगा, तो जिनके पास है वो होल्ड करें, बट फ्रेश बाइंग की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सुबह 2 शेयर देखिए। एक तो राणे ब्रेक्स 1000 रुपये के आसपास का शेयर है, कल ये 3% चला है, इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। और दूसरा एक शेयर देखिए अटलांटा, ये करीब अभी 7% ऊपर कल के सेशन में बंद हुआ है। इन दोनों में जो कल का मूव था ये आज और बढ़ सकता है या फिर ये सिर्फ एक ही दिन का सिनेरियो था, आज कुछ ऑल टुगेदर अलग काम होगा? दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बोला? एटलांटा ना? एक तो अटलांटा और दूसरा एक राणे ब्रेक्स। जी, एटलांटा के अंदर कल हमने एक अच्छा मूव देखा है। 69.50 के आसपास का इसका क्लोजिंग है। ये स्टॉक पिछले 10 दिन से एक अच्छा मूव दिखा रहा है और ऐसा लगता है कि ये मूव अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। इमीडिएटली अगर स्टॉक को हम देखेंगे तो ये यहाँ से और तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 78 से 80 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसका स्टॉक का स्ट्रक्चर फिलहाल ठीक लग रहा है और ये स्टॉक के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी, तो एक्जिस्टिंग पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो आपने पूछा राणे ब्रेक का, वो 1021 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। ये स्टॉक को आज कल का हाई तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हमको यहाँ से एक फ्रेश मूव देखने को मिलेगा। कल का हाई जो स्टॉक के अंदर लगा था वो था ऑलमोस्ट 1054 के आसपास, यानी 1050 के ऊपर इसको आज सस्टेन करना जरूरी है। अगर ये कर देता है तो फिर इसके अंदर हमें एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमको 1200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल के हाई के ऊपर इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। जी, अब ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जान लेते हैं। रजत मौजूद हैं रिपोर्ट्स लेकर, बताइए। जी बिल्कुल, सीमेंस जो कल सबसे ज़्यादा तेज चला था, पहली रिपोर्ट तो उसी पे है दीपाली। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट है, लेकिन सेल रेटिंग बरकरार है और जो लक्ष्य है उसको भी घटा दिया है, 1120 से घटाकर 935 किया गया है। इंपॉर्टेंट ये कि FY17 और FY18 दोनों का EPS अनुमान घटाया है एक्सिस कैपिटल ने। FY17 में सीमेंस का EPS अनुमान 29 से घटाकर 24 किया है और FY18 के लिए वो मानते हैं कि EPS अनुमान जो है वो 31 का इस कंपनी पर निकलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑर्डर बैकलॉग है रेलवे T&D वहाँ से आए तो सुधरेगी, लेकिन FY18 में 16 से 18% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और मार्जिन पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट जंप एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सीमेंस पे यहाँ पर सेल रेटिंग एक्सिस कैपिटल की जो दूसरी रेटिंग है उसमें नैटको फार्मा शामिल है। बाय रेटिंग है, फार्मा स्टॉक पे बहुत पसंद है उनको कंपनी। लक्ष्य जो रखा है नेटको फार्मा पे वो है 725 का। उनके मुताबिक अन्य कंपनियों के मुकाबले फार्मा सेक्टर में जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है नेटको फार्मा की, वो गोइंग फॉरवर्ड प्ले करेगी और 3 साल में US बिक्री लगभग 5 गुना बढ़ती हुई नजर आएगी। 21 ANDAs अप्रूवल जो है वो पेंडिंग है, ये मिलते हैं तो काफी स्ट्रांगली एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आएगा और भारतीय कारोबार की जो सालाना ग्रोथ है वो लगभग 19% संभव है। FY19 तक ROE भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। साथ साथ जेफरीज ने स्टील सेक्टर पर रिपोर्ट निकाली है और यहां पर जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील, इन सभी पे अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। देखिए यहां पर स्टील प्राइसेस पिछले कुछ तिमाही में बढ़े हैं, Q4 में भी जेफरीज का मानना है कि बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी भी ओवर सप्लाई कंसर्न्स हैं। मांग हो सकती है कंपनियों की तरफ से घटती हुई नजर आए और डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट कंपनियों को झेलना पड़े, तो उसका एक इंपैक्ट पड़ सकता है और गोइंग फॉरवर्ड वो अंडर परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं स्टील सेक्टर पे। मीडिया सेक्टर पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है CLSA की और एक कंपनी जो CLSA ने आइडेंटिफाई की है वो डिश टीवी में यहाँ पर पहले ही डिस्क्लोजर दे दूं कि हमारी ग्रुप समूह की कंपनी है, लेकिन डिश टीवी DTH कंपनियों में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में टॉप पिक है
और केबल डिजिटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो पूरे स्पेस में डिश टीवी पे काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा और रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है उनके हिसाब से, तो इस पे नजर रख सकते हैं। एनटीपीसी कल पावर क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रांगली बढ़त थी, क्रेडिट सूज की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग तो दी है एनटीपीसी को, लक्ष्य भी 180 का है, लेकिन इस कंपनी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, पावर ग्रिड को प्रेफर कर रहे हैं स्पेस में, क्योंकि पावर ग्रिड की जो रिटर्न ऑन इक्विटी गोइंग फॉरवर्ड बढ़ेगी उसका इंपैक्ट पावर ग्रिड पर जरूर पड़ेगा। इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट शुरू होने की दिक्कतें बरकरार है। एनटीपीसी ज्यादा पसंदीदा शेयर है नहीं, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्म रेटिंग है और पावर ग्रिड को चूज किया यहाँ पर। आखिरी रिपोर्ट क्रेडिट सूज की, और ये रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिहाज से। फोकस लिस्ट उन्होंने जारी की है जिसमें उनका ये कहना है कि एशिया एक्स जापान जो फोकस लिस्ट है उसमें भारत पर एक्सपोजर जो है वो घटा रहे हैं। एशिया एक्स जापान फोकस लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी दोनों स्टॉक्स को बाहर किया गया है। एशिया फोकस लिस्ट में जो कंपनियां शामिल हैं उसमें एचडीएफसी बैंक, एलआईसी हाउसिंग और साथ साथ टाटा मोटर्स। ठीक है, एक अहम बात ये भी है कि 31 दिसंबर से आपको सेटअप बॉक्स लगाना होगा ग्रामीण इलाकों में भी, ये सरकार की गाइडलाइंस भी है, तो एक बड़ा प्ले मिल जाएगा डिश टीवी को। ये भी एक बड़ी खबर रह सकती है पूरे दिसंबर के महीने में, ये भी स्टॉक्स टू वॉच रह सकता है। अविनाश, इस पे आपकी रिकमेंडेशन। देखिए, सरकार धीरे धीरे अलग अलग सेगमेंट में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क अपना लेके आ रही है वो पास ऑन कर रही है। अब 31 दिसंबर लास्ट तारीख है जहाँ पे ग्रामीण इलाकों में भी सेटअप बॉक्स लग जाएगा, तो एक होड़ सी मच जाएगी, हो सकता है पूरे दिसंबर में, क्योंकि डेरिवेटिव का शेयर भी है डिश टीवी, इसके अंदर एक मोमेंटम भी रहेगा। आपकी राय क्या है? आपको वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक लग रहा है, पोजीशन बना लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट डिम्पी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की डेडलाइन अभी 31 दिसंबर की सेट टॉप बॉक्स के लिए दी गई है, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे इस महीने में थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म तेज़ी स्टॉक में देखने को मिलेगी। हालांकि लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली वीडियोकॉन के भी सब्सक्राइबर्स को भी टेक ओवर किया है, तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये इंडस्ट्री में डेफिनेटली स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है और जो डिश टीवी के पास है, आई थिंक हमको लग रहा है कि FY18 में डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी, बट ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है राकेश, एक शेयर देखिए एल&टी बाहर हो रहा है, जो भी एक रिपोर्ट आई थी कि जो फोकस लिस्ट है जापान के अलावा भारत में थोड़ा निवेश घटेगा, उसमें आईसीआईसीआई और एल&टी दोनों के बारे में बोला गया। एल&टी का स्ट्रक्चर देख के बताइए, इसमें एक बार शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं? अगर सीधा फ्यूचर शॉर्ट ना करें, आपको ज़्यादा कमज़ोर ना दिखे, तो क्या कुछ पुट ले सकते हैं? कोई पुट ऑप्शन हमको मिल जाए? देखिए डिम्पी, एज ऑफ नाउ तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि इसके अंदर शॉर्टिंग की जाए। स्टॉक की कल की क्लोजिंग 1362 की है। 1350 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 1350 के नीचे स्टॉक इस खबर के चलते क्लोजिंग लेता है तब शॉर्टिंग करनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, बट मेरा ऐसा मानना है फ्रेश शॉर्टिंग के लिए क्लोजिंग की वेट करनी चाहिए। 1350 के नीचे क्लोजिंग ले तभी शॉर्टिंग की सोचें, एल्स अवॉइड करना चाहिए। ठीक है सुमित, दो डिफेंस के जुड़े हुए शेयर हैं, एक तो एस्ट्रा माइक्रोवेव जिसके कल 2% की बढ़त थी, और एक भारत फोर्ज जिसमें कल एक ऑर्डर का न्यूज़ फ्लो भी था और ये भी कल 2% बढ़ा है। इन दोनों में से एक ही चुनना चाहता हूँ और एक को ही मैं आगे भी रखना चाहता हूँ, किसको रखूँ? भारत फोर्ज को या फिर एस्ट्रा माइक्रोवेव को? अगर एक को चुनना है तो भारत फोर्ज को चुन लेना चाहिए। भारत फोर्ज लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाया है पिछले 10 से 15 दिनों में। 830 के लेवल से हमने एक अपमूव देखा है, जिसके अंदर ये स्टॉक इमीडिएटली कल की क्लोजिंग 890-96 के आसपास देखने को मिली है। आई थिंक स्टॉक का इमीडिएट हर्डल जो ऊपर में है वो है 930 का लेवल। एक बार अगर स्टॉक 930 का लेवल ब्रेक कर देगा ऊपर में, तो यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखाएगा, जिसके अंदर ये इस बार दोबारा एक 10% की तेजी ऊपर में हमको देखने को मिल सकती है। यानी 930 का लेवल ये टूटना जरूरी है, उसके बाद हमको ये 1000 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल से अगर कोई गिरावट बनती है तो भारत फोर्ज एक अच्छा बाय बनेगा। प्रेजेंट लेवल पे भी अच्छा बाय है। इमीडिएट टारगेट 930, उसके बाद हमको 1000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।